राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में मैं हूं आपके साथ इरफान, और हमारे साथ हैं आज संस्कृत में खबरें पढ़ने का पर्याय बन चुके बलदेवानंद सागर। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। अद्यत्वे उत्तर संस्कृत समाचार बुलेटिन की इस शुरुआत से कमोबेश हर घर बखूबी वाकिफ है। संस्कृत समाचार वाचन का पर्याय बन चुके बलदेवानंद सागर। इति वार्ताः। बलदेवानंद सागर का जन्म 1952 में गुजरात के भावनगर में हुआ। भावनगर से शुरुआती तालीम के बाद बलदेवानंद सागर ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पीजी की डिग्री हासिल की। संस्कृत के प्रति अपने लगाव को उन्होंने जनसंचार के माध्यम से पेश किया। तकरीबन 40 वर्षों के ब्रॉडकास्टिंग अनुभव के दौरान बलदेवानंद सागर ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार वाचक की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और संस्कृत में समाचार को सहजता से प्रस्तुत कर लोगों की दिलचस्पी पैदा की। अपने लंबे करियर के दौरान बलदेवानंद सागर ने ऑडियो विजुअल माध्यमों के जरिए कई उल्लेखनीय काम किए। लिखने पढ़ने के शौकीन बलदेवानंद सागर हमारे आस्था दीप हमारे तीर्थदेव शीर्षक से किताब भी लिख चुके हैं। अपने पठन पाठन और ज्ञान कौशल को वो संस्थानों में जाकर साझा करते हैं और नई पौध को सींचने की उनकी ये कोशिश आज भी बदस्तूर जारी है। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है बलदेवानंद सागर जी। धन्यवाद। मुझे बताइए कि कितने वर्षों से आप संस्कृत में खबरें पढ़ रहे हैं? दूरदर्शन में तो खैर बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आकाशवाणी में? आकाशवाणी से मैं पिछले 40 सालों से पढ़ रहा हूँ। 30 जून 1974 से जब से बुलेटिन शुरू हुआ तब से, और दूरदर्शन के समाचार शुरू हुए 1994 21 अगस्त को। तब साप्ताहिक था, बाद में दैनिक हो गया। इतने लंबे अरसे तक खबरें प्रसारित करने का जो आपका अनुभव है, उसमें संस्कृत सुनने वालों की तरफ से आपको कोई प्रतिक्रियाएं भी मिलती रहीं? जी, शुरू में तो चिट्ठियों से और हमारे यहाँ जो लिसनर्स ब्यूरो है जो उनका ऑब्जर्वेशन करता है, उनसे हमको पता लगता था। लेकिन अब जब से इंटरनेट अंतर्जाल हो गया है और आकाशवाणी ने खास करके पिछले 2 सालों से इंटरनेट पे ऑडियो और जो टेक्स्ट है उसका PDF हम अपलोड करते हैं, तो पूरे विश्व में संस्कृत सुनने वाले और देखने वाले उनकी संख्या भी बढ़ी है और उनके बहुत सारे हमको ईमेल मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, जिसमें वो समाचार के बारे में, भाषा के बारे में, संस्कृत के नए नए शब्दों के बारे में पूछते हैं और उनको हम उत्तर भी देते हैं। देखिए, संस्कृत तो क्या, अब तो हिंदी भी धीरे धीरे हमारे सामाजिक जीवन में एक तरह से परास्त सी हो रही है। ऐसे में संस्कृत में जो समाचार हैं और उनके साथ जो आपका इतना लंबा एसोसिएशन है, तो संस्कृत भाषा के बारे में आप क्या कहते हैं? इरफान जी, आपने जो कहा उससे एकदम इमीडिएट जो मेरे मन में बात आई, भाषा को लेके हमारा अभी एक संक्रमण काल है, क्योंकि पिछले 20 या 25 या 30 वर्षों में जो एकदम सूचना प्रौद्योगिकी की जो उन्नति और विकास हुआ है, खैर वो दूसरा विषय है। संस्कृत के बारे में मैं अगर आपको कहना चाहूँ, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, और फिर मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि हमारी पहचान अगर कोई पूछे भारत की, तो हम कहेंगे हिमालय हमारी पहचान है, गंगा हमारी पहचान है। इस तरह से भारत की पहचान संस्कृत है। अगर शुरुआती एसोसिएशन या आकर्षण संस्कृत के प्रति अगर हम पूछें, थोड़ा ढूंढते हुए पीछे जाएं, तो वो क्या हालात थे जिसमें संस्कृत के प्रति आपका एक स्वाभाविक रुझान हुआ? संस्कृत प्रायः हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी प्रयास हुए होंगे, लेकिन कमोबेश पूरे भारत में पढ़ाई जाती रही है। अब स्थिति थोड़ी दूसरी है, लेकिन अभी भी प्रयास काफ़ी हो रहे हैं। तो बड़े भाई साहब
हम 5 भाई में से जो 2 बड़े मैकेनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भाई साहब पढ़ते थे, मैं सबसे छोटा, तो वो 10वीं तक तो उन्होंने पढ़ी है। और परिवार में जो हमारे कुल गुरु है स्वामी शिवोहम सागर जी महाराज जी, तो वो आते थे, गांव-गांव घूमते हैं, सत्संग करवाते हैं शांकर परंपरा में। तो जब वो श्लोक बोलते थे हमको बचपन में बहुत अच्छा लगता था, पिताजी के साथ जाते थे, उनको सुनते थे। तो कई हम कह सकते हैं कि अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हमें बहुत आकर्षण हुआ संस्कृत के प्रति, और हमने उनसे निवेदन किया। पहले पिताजी दादाजी को कहा, फिर गुरुजी के पास जाकर कहा हमको संस्कृत पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? तो गुजरात का, मैं भावनगर जिले का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको काशी में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ विद्या की नगरी काशी है। तो इस तरह से फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मैं काशी में आया और पढ़ा। पढ़ने के दौरान संस्कृत को जो सीखना है, क्या बहुत ज़्यादा चुनौती से भरा हुआ है? जब क्योंकि सिर्फ उसके साथ अध्ययन नहीं, बल्कि उसका सस्वर वाचन भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसा कि आपने कहा, किसी श्लोक को आकर्षक ढंग से पढ़ना भी एक निरंतर अभ्यास के बाद शायद आ पाता है जी। मुझे कोई एक श्लोक सुनाते हुए बताइए कि इसमें क्या आपने महारत हासिल करने के बाद उसको इस तरह से पढ़ना सीखा। ठीक जी। संस्कृत शब्द, इसका अर्थ होता रिफाइंड, परिष्कृत, संस्कृत, ये तो सब जानते हैं, बड़ा आसान है। सामान्य रूप से जब हम बोलचाल में कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एक तो बोली होती है जो हमारी बोलने की रोज की, और एक भाषा जो रिफाइंड होती है, साहित्यिक भाषा, जिसको कि हमारा संविधान भी मान्यता देता है। हमारी करेंसी नोट पे भी उन भाषाओं का सारा विस्तार से वर्णन होता है। संस्कृत के साथ भाषा के रूप में बहुत प्रयत्न हुआ और पूरा इतिहास है, लेकिन उसको भी 2 तरह से बांटते, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो जो आप जिसने उच्चारण की आपने बात कही कि वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे मैं आपके सामने रखूं, हरि ओम गणानं त्वा गणपतिगुं हवामहे, तो इसमें साउंड टेक्नोलॉजी, आज की जो अपडेट साउंड टेक्नोलॉजी है, वो पूरी प्रैक्टिकली परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वर को कैसे उठाना रखना, और ठीक ये शास्त्रीय संगीत की तरह आप आरोह अवरोह के रूप में इसको किया जाता। आपने और एक ही पंक्ति कहकर रोक दिया, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा बिल्ड कीजिए। जी, मैं इसको फिर लौकिक संस्कृत का भी उदाहरण आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी इस वाचन को, हरि ओम गणानं त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम हरि ओम। जी। तो साउंड टेक्नोलॉजी में जो स्वर की पूर्णता है और उससे किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे अनुभव होता है, जैसे ओम की साउंड कहते हैं हम, कैसे ओम या कोई भी साउंड लीजिए, अपने आप में साउंड की एक जो पूर्ण यात्रा होती है वो ओम ध्वनि में होती है, अ उ म की वजह से है। और ये हमारी भारतीय परंपरा में इसका विकास हुआ और इसको आविष्कृत किया है। तो उस ध्वनि की ऊर्जा कैसे साक्षात अनुभव की जाए, योग में भी यही बताया जाता है। इसलिए जब कोई इस तरह से पूरी साइंटिफिकली इसका उच्चारण करता है, तो ऊर्जा भी प्राप्त करता है और शरीर में एक तरह से रिलैक्सेशन भी उसको मिलता है। ये बहुत साइंटिफिक है। तो इस भाषा को भी, संस्कृत को भी मैं इरफान जी कहूंगा कि ये पूर्ण है, वैज्ञानिक है और गणितात्मक है। हम बार बार इस बात को कहते हैं जो संस्कृत वाले हैं। क्यों पूर्ण? इसलिए कि स्वर और व्यंजन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वो कितने प्रकार का हो सकता है और कैसे कैसे इसका माइन्यूटली इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो सब आधुनिक जो हमारी साउंड टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं समझने के लिए। जैसे हम समाचार पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हिंदी में भारत देश में ये बात हुई। अब मैं संस्कृत में भारत देशे एवं जातम पढ़ूंगा तो अशुद्ध होगा। मुझे पढ़ना होगा भारत देशे, माने त को पूरा बोलना होगा। हिंदी में मैं बोलता हूं तो भारत देश बोलता हूं, जबकि संस्कृत में बोलूंगा भारत देशे। राजनीतिक दलों ने ये काम किया, तो हिंदी में बोलूंगा तो क को हलंत कर दूंगा, राजनीतिक दल। लेकिन जब संस्कृत में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा राजनीतिक दलानि एवं अकुर्वन्। तो स्वर और व्यंजन को पूर्ण रूप से बोलना, ये इसका एक पूरा विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है। और संस्कृत को पाणिनि व्याकरण सब लोग जानते हैं, तो वो किस तरह से
इसको परिष्कृत और पूर्ण किया और वैज्ञानिक बनाया। ये इसकी विशेषता है। और जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। और हमारे सब जितने भी हमारे ग्रंथ है या विज्ञान की शाखाओं के प्रतिनिधि साहित्य है, वो सब संस्कृत में। वो तो आप जानते हैं, चारों वेद, पुराण और स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो इसलिए इसका महत्व तो है ही है, लेकिन महत्व को जनसामान्य में ले जाने के लिए हमको संचार माध्यम बहुत मदद करता और किया भी है और कर भी रहा है। ये जो आपने कहा मंत्र का जो वाचन आपने जिस तरह किया, ये सिर्फ इतनी आसानी से आपने ग्रहण नहीं किया होगा, इसमें एक लंबी यात्रा और शिक्षण भी इन्वॉल्व रहा होगा। जब आप अपने पूरे स्वर यंत्र का, अपने होठों का, जबड़ों का, दांतों का, जो भी आपका पूरा मैकेनिज्म है साउंड प्रोड्यूस करने का, जब संस्कृत के इस मंत्र का रिसाइटेशन जब आप करते हैं, तो क्या आपको बताया गया कि किस तरह उसको एक पूर्णता और दोषमुक्त ढंग से किस तरह प्रस्तुत किया जाए? सबसे पहले तो अभ्यास, प्रैक्टिस करने में जो पाणिनीय सूत्र है, ऐ ऊण रिल रिक ए औंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम जभई गढ़दश जब गढ़दश ख फ छ ठ थ चट तौ कपै शशर हल, ये 14 सूत्र है जो पाणिनी व्याकरण में आरंभ में पढ़ाया जाता है। और कौन सा स्वर या व्यंजन, कौन सी ध्वनि हमें कहां से उच्चारित करना है, ये पूरा व्याकरण में बताया गया हुआ है। तो जैसे अ बोलूंगा तो गले से आवाज आएगी, ऊ बोलूंगा तो होठ बंद होंगे, मां बोलूंगा तो होठ भी होंगे और नेजल साउंड आएगी। तो ये पूरा विज्ञान, जैसे मैंने कहा, बहुत माइन्यूटली पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये तो लौकिक संस्कृत इरफान जी, लेकिन वैदिक संस्कृत में इससे भी ज्यादा, जो हमारी श्रुति परंपरा थी, वेदों की परंपरा, तो प्रतिदिन उनको उन ऋचाओं का पाठ करना होता है। और वो करते 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 फिर अभ्यास है, तो आप जानते हैं जैसे क्लासिकल म्यूजिक को, शास्त्रीय संगीत को अभ्यास के द्वारा सिद्ध किया जाता है, इसी तरह से वेद पाठ को सिद्ध किया जाता है अभ्यास से। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे। संस्कृत समाचार वाचन का पर्याय बन चुके बलदेवानंद सागर से। तो अब बात यह आती कि क्या संस्कृत व्यावहारिक नहीं हो सकती या बोल नहीं सकते? सर्वेपि संस्कृत संभाषणम कर्तुम पारयन्ति, केवलम अभ्यासः अपेक्षते। अभ्यासार्थम सर्वैः यदि प्रयत्न क्रियते संस्कृत भाषणम सरलम अस्ति। अब आप समझ गए, मैंने जो बोला वो डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, सब श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं प्रवाचक बलदेवानंद सागरा। बलदेवानंद जी, बताइए कि करीब 40 साल तक, जैसा कि आपने कहा, संस्कृत में समाचार पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको ये कोफ्त नहीं होती कि धीरे धीरे जो सामाजिक जीवन है उससे संस्कृत लगभग लुप्त होती जा रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान जी। कई बार हमें जब मिलते हैं लोग तो कहते हैं कि संस्कृत का तो इतना प्रचार नहीं है या कैरियर ओरिएंटेड नहीं है। अब मैं चूंकि उसमें इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, शुरू में मुझे लगता था, लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता जा रहा है और अब चूंकि एक सामाजिक परिदृश्य, सोशल सीनेरियो जिसको बोलते हैं, उसमें कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो संस्कृत ज्यादा अब हमारे जीवन में आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए नहीं कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और संस्कृत न्यूज पढ़ता हूं, नहीं। आप देखिए, वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, इसका प्रयोग पहले से ज्यादा है। और ये है तो अवश्यमेव संस्कृत का प्रयोग ज्यादा होता है। और विद्यालयों में या शिक्षा, हमारी जो पाठ्यक्रम विधि है, एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली, तो उसमें अनिवार्य रूप से अगर होता है अच्छा है, नहीं होता है तो सामाजिक जागृति इस तरह से हो कि ये हमें जरूरी है। जैसे व्यायाम जरूरी है, जैसे स्वच्छता रखना जरूरी है, और मैं तो यहां तक कहूं भोजन जरूरी है, ऐसे संस्कृत को भी किसी रूप में, ये नहीं कि कोई डिग्री ही हो, सीखना जरूरी है, क्योंकि ये एक जीवन पद्धति का अंग है। देखिए, स्कूल में अभी भी स्कूलों में कुछ कक्षाओं तक, शुरुआती कक्षाओं तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन जब तक संस्कृत पढ़ता है बच्चा, उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसका वो उपयोग जीवन में क्या करेगा।
सिवाय इसके कि वो रट्टा मारकर बालका बालको बालका बालको बालको, वो करते करते वो लकार और लिंग रटते रटते वचन याद करते करते सिर्फ परीक्षा पास कर देता। उसके जीवन में उसका कोई उपयोग अभी तक तो समझ में नहीं आया। खुद आपने दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर इतने लंबे समय तक समाचार पढ़ा, आपको क्या लगता है किसके लिए वो समाचार पढ़ा जाता है, कौन उसका भोक्ता है? जी, जैसे इरफान जी आपने कहा, कमोबेश सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं तो यूं कहूँगा। कैसे? तो बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे सामने, तो सीधे नहीं है डायरेक्ट जुड़े हुए, लेकिन अब जैसे गांव का आदमी, दूर दराज गांव का आदमी गंगा स्नान करेगा और अपने पितरों का तर्पण करेगा, कुछ कर्म विधि करेगा, मतलब कर्मकांड से। अब वो कर्मकांड किया जाता तो संस्कृत के माध्यम से किया जाता हो, तो आप जानते ही हैं। इस तरह से हमारे जीवन में षोडश संस्कार है, विवाह हो या कोई भी यज्ञोपवीत हो, नामकरण हो, सब में संस्कृत है। इसके अलावा भाषा शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी बोलूं या बंगाली बोलूं या गुजराती कन्नड़ बोलूं मैं, लेकिन मैं शुद्ध गुजराती, शुद्ध बंगला या शुद्ध कन्नड़ बोलने के लिए भी मुझे संस्कृत की जरूरत है। क्यों? क्या उस भाषा के नहीं हो सकता, लेकिन संस्कृत हमको यह सिखाती है कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, इसका जो इसकी आत्मा है और वो उसकी शक्ति है। और प्रत्येक भारतीय भाषा और बहुत सारी विदेशी भाषाएं भी संस्कृत से संवर्धित, पल्लवित, पोषित है, ये भी आप जानते होंगे। तो इसका महत्व तो इस तरह से है ही है। अब रही बात कि कैसे इसको लोकप्रिय किया जाए या हो, तो मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूं। और प्रायः ये सब पढ़ने और लोग सुनने में आता है कि कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक मुत्तुर गांव है और इसी तरह मध्य प्रदेश में जीरी गांव है। ये दोनों गांव में सब लोग संस्कृत बोलते हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या संस्कृत व्यावहारिक नहीं हो सकती या बोल नहीं सकते? सर्वेपि संस्कृत संभाषणम कर्तुम पारयन्ति, केवलम अभ्यासः अपेक्षते। अभ्यासार्थम सर्वैः यदि प्रयत्न क्रियते संस्कृत भाषणम सरलम अस्ति। अब आप समझ गए, मैंने जो बोला वो डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, सब श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा। केवल अभ्यास करना है। अच्छा, अब आप एक और प्रश्न करेंगे मुझसे कि आप क्यों आग्रह करते हैं लोग संस्कृत में बोले? कोई आग्रह नहीं, बल्कि हम ये सवाल न करके ये सवाल करेंगे कि शुद्धता का आग्रह क्यों है भाषा में। आपने कहा कि शुद्ध बोला जाए, शुद्ध, ये शुद्धता का आग्रह क्यों है, जबकि कुछ दूसरी भाषाएं ऐसी हैं जिन्होंने अशुद्ध बोलने को भी बढ़ावा देकर अपनी भाषा का विस्तार किया। मतलब आप बोलिए, चाहे गलत बोलिए, लेकिन बोलिए, और इस तरह वो भाषा भी कहीं ना कहीं लोकप्रिय होती जाती है। तो कहीं आप जो शुद्धता का जो आग्रह लगा देते हैं, शुद्धता का बंधन लगा देते हैं, उसकी पूर्व शर्त लगा देते हैं, तो वो भी कहीं उसके विकास में कोई बाधा बनकर खड़ी होती है। इरफान जी, जो शास्त्र शब्द है उसका अर्थ होता है शासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। जीवन में अनुशासन जरूरी है। जो बोली है, डायलेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें आप कैसे भी बोलिए, शब्दों को कैसे भी कीजिए, जिसको हम मुख सुख के लिए कहते हैं। आसान होता है, इसलिए हम भोजपुरी बोलते हैं या बुंदेली बोलते हैं या व्रज बोलते हैं या अवधी बोलते हैं, बोलियां। फिर बोलियां भी विकसित होने के बाद भाषा का रूप ले लेती हैं, ये तो विद्वानों का विषय है। लेकिन शुद्ध बोलना क्यों है, शुद्ध जीना क्यों है, शुद्ध सोचना क्यों है, ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकते हैं। तो शुद्ध बोलने में अपना एक आनंद, एक अपना एक सुख है। कोई वक्ता बहुत अच्छा बोलता है और शुद्ध बोलता है, आपको अच्छा लगेगा। वही वक्ता या उसकी जगह पर कोई दूसरा वक्ता अशुद्ध बोलता, आपको मन में खिन्नता आएगी, कितना अशुद्ध बोल रहा है। जीवन का ये भी एक प्रकार है, तरीका है कि अच्छा जीना है, शुद्ध जीना है। तो उसके लिए शुद्ध बोलना जरूरी है और उसके लिए ये भाषा का अपना एक अध्ययन, अध्यापन इसके लिए बहुत जरूरी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे बलदेवानंद सागर के साथ। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते। इसमें महाकवि भर्तृहरि जी ने
वाणी की महत्ता बताई है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं बलदेवानंद सागर, जो कि पिछले करीब 40 साल से आकाशवाणी पर संस्कृत में समाचार पढ़ते आ रहे हैं। बलदेवानंद जी, हमको बताइए कि संस्कृत जब हम सीखने चलते हैं तो उसके साथ अनुष्ठान भी कुछ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जब तक उसको एक अनुष्ठान मूलक ढंग से नहीं सीखा जाएगा तब तक उसका सीखना पूरा नहीं होगा। क्या है आपका अनुभव इसमें? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोई भी, केवल नहीं संस्कृत, कोई भी भाषा या कोई भी विज्ञान या कोई भी पद्धति को हम सीखते हैं तो उसमें अनुष्ठान तो जरूरी है। जैसे कुंफू आप सीखिए या जूडो सीखिए तो उसका अपना अनुष्ठान है। अगर पहलवानी सीखिए और तो उसका अपना अनुष्ठान है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन। संस्कृत के साथ भी यही है। लेकिन इसका एक बहुत पुराना इतिहास है, इतना बड़ा, और उसके साथ कई चीजें जुड़ गई है। तो कुछ अच्छी चीजें भी जुड़ी है और कुछ भ्रांति मूलक चीजें जुड़ गई कि इसको सीधा पंडितों के साथ या धर्म के साथ या पुरातन परंपराओं के साथ जोड़ दिया जाता है। संस्कृत में पंडित गुलाम दस्तगीर, जो मुस्लिम स्कॉलर है और एक पत्रिका निकालते, विश्व भाषा के संपादक है, क्रिश्चियन स्कॉलर है, अरब देश के विद्वान है, मुस्लिम स्कॉलर तो मैंने आपको बता ही दिया। हर एक जाति का व्यक्ति विद्वान, संस्कृत का विद्वान मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एस्टेब्लिश्ड है। सामान्य तो केरल की आपको मैं बात सुनाऊं तो वहां पिछले 2-3 सालों से वहां की जो 12वीं कक्षा या बीए की लड़कियां संस्कृत में टॉप कर रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वहां में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां और छात्र वहां के विद्यार्थी है। और अब संस्कृत सबके लिए, भाषा के रूप में नहीं, एक जीवन पद्धति, विज्ञान और विचार के रूप में, संस्कार के रूप में हम सब के लिए ये बहुत मदद के लिए है। वेदों का ज्ञान सबके लिए है। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा अपनी जगह पर है। जैसे चारों शंकराचार्य है, उनके मठ है, उनकी मर्यादा है, वो आदरणीय है, हम पूरा सम्मान करेंगे। लेकिन जो सबके, सूर्य सबके लिए है, सूर्य की रोशनी, सूरज की रोशनी सबके लिए है, गंगा का जल सबके लिए है, भगवत गीता सबके लिए है। कोई ये कहे नहीं हिंदू के लिए या संस्कृत वालों के लिए नहीं। तो ये स्वीकार करना होगा और ये स्वीकार पूरा समाज कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और 21वीं शताब्दी में इसको हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कल हमारा बहुत सुनहला और सुखद है। जी, यहीं पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा में, जो कि प्राचीन भाषा है, उसमें जो साहित्य संचित है, ज्ञान की जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आज उतनी प्रासंगिक ना रह गई हों, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शाश्वत हैं और जो जीवन अनुभव का एक निचोड़ है। आपसे अगर निजी तौर पर पूछें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत एक दार्शनिक रूप से आपको संबल देती हैं और प्रेरणा देती हैं? उपनिषदें, गीता, भागवत, ये सब, विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे सुब्बलक्ष्मी जी का गाया हुआ आप भी सुनते होंगे, मतलब वो उसको सुनते रहते हैं। स्तोत्र को सुनते, मैंने खुद कई स्तोत्र, मुझे सौभाग्य मिला है अपनी वाणी से रिकॉर्ड करने का, उसकी सीडीज वगैरह बनी हुई है। तो इस तरह से फिर संस्कृत नाटक हम लोग करते हैं। तो संस्कृत नाटक में किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना, नाटक के बारे में अगर मुझे कहें, न केवल संस्कृत नाटक, टोटल रंगकर्म, थिएटर, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए, मैं कहूंगा, स्कूल में भी। क्यों कि बालक का व्यक्तित्व विकास थिएटर से, रंगकर्म से होता है। कैसे बोलना, कैसे अभिव्यक्त करना, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना, कैसे कॉस्ट्यूम पहनना, कैसे प्रसाधन करना, ये नाट्यकर्म ही तो सिखाता है। भरत का नाट्य शास्त्र है। तो मैं इसको एक उस तरह से देखता हूं कि जरूरी है बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए। ये तो हुई एक जनरलाइज्ड ये प्रतिक्रिया। कुछ विशिष्ट रूप से अगर आपसे कहें कि कोई एक कोई सूक्त वाक्य या कोई ऐसी दार्शनिक उक्ति जो आपके जीवन के लिए कोई एक मोटिवेटिंग फोर्स है, एक प्रेरणा की शक्ति है। बहुत अच्छा, एकदम इमीडिएटली तो मुझे याद आ रहा है भर्तृहरि के नीति शतक का एक श्लोक। अगर आप कहें तो थोड़ा सा स्वर सुना दूं मैं। बिल्कुल। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका
समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते। इसमें महाकवि भर्तृहरि जी ने वाणी की महत्ता बताई है। जो स्पीच है, अगर बहुत अच्छी तरह से ऑरेटरी स्किल रखी जाए तो वो व्यक्तित्व का आभूषण है। बाकी उन्होंने पहले बताया कि बहुत आभूषण पहना हो, बहुत अच्छे केश रखे हो, बहुत गहने पहने हो, ये व्यक्तित्व का सच्चा आभूषण नहीं है। सच्चा आभूषण सुसंस्कृत परिष्कृत वाणी, ये व्यक्ति का आभूषण है। इस तरह से तो बहुत सारी सूक्तियां हैं। तो ये हम लोगों के लिए, चूंकि हमें तो वाणी के सही सारा काम पूरे जीवन का कैरियर ही वाणी का है, और जितने भी संस्कृत के बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कहने वाले हैं, वाणी उनके लिए महत्व रखती है। और वाणी माने सरस्वती, वाणी माने शक्ति, वाणी माने वाग देवता। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेवानंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतना समय हमें दिया। धन्यवाद। ये थे बलदेवानंद सागर। कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।